आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत का भूगोल और जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर IAS और IPS के। तो इसमें सारे हमने कवर किए हैं। ये पॉइंटर फॉर्म में आपको पता होगा, GS पॉइंटर। और ये हमारा तीसरा वीडियो है। हमने दो पहले पार्ट कवर कर लिए हैं और आपको पता है पेपर नज़दीक है, हम इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। हम आज करने जा रहे हैं घाटियाँ, बाकी के हमने पहले देख लिए हैं। तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। कुल्लू घाटी से प्रश्न पूछा गया है, किस पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित होते हैं। तो वह है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी। धौलाधार धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी आती है आपकी? कुल्लू घाटी। कहते हैं कुल्लू मनाली, वही है। नीलांग घाटी स्थित है। नीलांग घाटी स्थित है आपकी उत्तराखंड राज्य में। अब है यहाँ पर सूची 1 सूची 2, जिसमें घाटी और राज्य बताए गए हैं। मरखा घाटी जो है आपको मूर्खा या मरखा, वो है जम्मू और कश्मीर में। जूकू घाटी आपकी है नागालैंड में। सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी आपकी सिक्किम में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन सही है। यहाँ पर सारे जितने भी कथन दिए हैं सब सही हैं। पहला, मोन घाटी, जिसे साइलेंट वैली बोला जाता है, मोन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। फिर दूसरा है, कुंती नदी मोन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से अद्भुत उद्भूत होती है। यहाँ पे जो कुंती नदी है वो कहाँ से उद्भूत होती है? वो मोन घाटी जो साइलेंट वैली है उसके वर्षापुर, जो जहाँ पे बहुत सारी वर्षा होती है, वहाँ से ये नदी उद्भूत होती है, यानी वहाँ से इसका उद्भव होता है। अब हम शुरू करेंगे दर्रे। सेला दर्रा स्थित है। तो सेला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो, जितने भी ज्योग्राफी में ना और हिस्ट्री में थोड़ा फैक्ट ज़्यादा होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे इन्फॉर्मेशन होती है आपके दोस्त का नाम, वो भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको याद करना होता है। तो ऐसे ये भी इन्फॉर्मेशन है। कोई जगह का नाम, जैसे कहीं आप नई जगह शिफ्ट होते हो तो वो भी जगह आप इन्फॉर्मेशन ही होती है, याद करोगे। ऐसे ये वाली जगह है, इन्फॉर्मेशन है। फिर है पालघाट स्थित है। पालघाट कहाँ पर है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में पालघाट स्थित है। फिर है भोरघाट। भोरघाट है महाराष्ट्र में। फिर अगला है लीपू लेक दर्रा। लीपू लेक दर्रा स्थित है आपका उत्तराखंड में। फिर है लेह जाने का रास्ता है। तो ये लेह जाने का रास्ता आता है जोजिला दर्रे से। जब आप जाओगे, आपने वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, वो लेह लद्दाख की वीडियो दिखाते हैं। तो वहाँ से वो जो रास्ता होता है वो जाने का, वो जोजिला दर्रा होता है। आपने बहुत सारे फोटोज़ वगैरह भी देखे होंगे। नाथुला दर्रा स्थित है, ये है सिक्किम में, नाथुला दर्रा। फिर अब वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। तो कौन सा पुनः खोला गया था भारत और चीन के बीच में? वो खोला गया था नाथुला दर्रा। फिर है सूची 1 सूची 2, पहाड़ी दर्रा और राज्य। तो माणा, माणा उत्तराखंड में है। अभी आपने ये आ सकता है क्योंकि हाल ही में इसको पहले बोला जाता था भारत का अंतिम गांव, और जिसे अब बोल दिया गया है भारत का पहला गांव, तो इसलिए न्यूज़ में है, तो ये इसको ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर जोजिला अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में। बनीहाल जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में। नीति उत्तराखंड में। ये सारे आपको रटने पड़ेंगे। फिर वैसे ही फिर से पर्वती दर्रा और राज्य। बूमला आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला सिक्किम में। मुलिंगला उत्तराखंड में। शिपकीला हिमाचल प्रदेश में। अगला है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा अवस्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा अवस्थित है आपका उत्तराखंड में। फिर पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम, पश्चिम से पूर्व बोला जा रहा है, यानी इस तरह से जा रहे हैं आप। तो शिपकीला पहले आएगा, फिर लिपुलेक, फिर नाथुला और बोमडीला। ये सब आपको देखो रटना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं है। मैप देखो, बार बार रटो, तभी हो पाएगा। अब हम देखते हैं हिमरेखा और हिमनद। इसके भी मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो जा करके। चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला है आपका हिमालय में हिमरेखा है। तो जो हिमरेखा है वो क्या है? 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में, इतना यहाँ पर हिमरेखा आपको मिलेगी। फिर है सबसे बड़ा हिमनद। जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन जो हिमनद है वो सबसे बड़ा हिमनद है। फिर है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। जब आप केदारनाथ मंदिर जाते हो तो उसको उत्तर में जो आपको ग्लेशियर दिखेगा उसी का नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। फिर है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, ये सबसे अधिक है। जो हिमालय के हिमनदों की पिघलने की जो गति हो रही है वो सबसे अधिक है, तभी आपको वहाँ पे जो नदियाँ दिखती हैं वो सतत वाहिनी दिखती हैं। अब है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है। तो उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र में आता है, कौन सा हिमनद है? मिलाम हिमनद। ये भी याद करना पड़ेगा आपको, मिलाम हिमनद। अब देख लेते हैं पठार के बारे में। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है।
दो दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण ये कब हुआ था? ये हुआ था क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में यहाँ पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। फिर है मेघालय का पठार भाग है, ये हमने पहले भी देखा। मेघालय का पठार आपका प्रायद्वीपीय खंड का ही एक भाग है। अगला देखते हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित हुए थे वो क्या होते? पैलीजोनिक महाकल्प में। जो दूसरे जो प्रायद्वीपीय पर्वत थे ना भारत के, तो वो कब निर्मित हुए थे? वो हुए थे पैलीजोइक काल महाकल्प में निर्मित हुए थे। फिर छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक जो घना बसा जिला है वो धनबाद है। ये क्या है? खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के कारण, इसकी वजह से है ये। तो पूछा जा सकता है धनबाद के ऊपर प्रश्न, धनबाद क्यों इतना घना बसा है? तो खनन उद्योग का विकास हुआ है यहाँ पर और औद्योगिकरण के कारण इतना घना हो गया है। अगला है छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर पठार है। अगला देखते हैं, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार, इसमें से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है। तो अरावली और जो विंध्य के बीच में होता है वो उसे बोला जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य की श्रृंखलाओं के बीच में स्थित होता है। अब दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र के नाम ही इसका जीवन है, दंडकारण्य। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है। दंडकारण्य भारत में स्थित है, कहाँ पर? मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो ये दंडकारण्य क्षेत्र शायद आ सकता है इस बार। अब हम शुरू करेंगे अपना तटीय भाग। पहले हम देखेंगे इसमें भारत की तट रेखा, उसके बाद दूसरा रेख देखेंगे। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। ठीक है, जो समुद्र तल होता है ना वो आपको मापा जाता है चेन्नई तट से। फिर भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो तट से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल क्षेत्र का ये विस्तार होता है, 12 समुद्री मील तक। फिर भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर। अगला है, भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है। सबसे अधिक लंबा समुद्री तट आपका है गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य का जो समुद्री तट है वो सबसे लंबा है। अगला देखते हैं, भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं। भारत में जो तटरेखा है उससे लगे राज्य हैं 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रचनाकर जो रत्नाकर है उस वो नाम सूचक था हिंद महासागर का। इसे याद कर लेना, रत्नाकर जो नाम है वो हिंद महासागर का था। अब हम देखेंगे पश्चिमी तट। अब शुरू करते हैं हम पश्चिमी तट से। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो पश्चिमी जो तटीय शहर हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका उत्तर में आता है जंजीरा, फिर कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। ये वैसे सारे जितने भी क्वेश्चन है ना ये सब हार्ड में आते हैं, कितने याद करोगे? नहीं याद हो पाते ऐसे। दूसरा देखते हैं, आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ठीक है, यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जयशु जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर। तो ये तमिलनाडु तट की बात की जा रही है सारी की सारी, जहाँ पर यह आईएएस में पूछा गया शायद ये क्वेश्चन है। और इसमें डेनमार्क वासी बताया गया है। डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, ऐसा ही घुमा फिरा के फिर से कुछ पूछा जा सकता है। जैसे तमिलनाडु तट के आप पास ये आपको मिल जाएंगे, तो ये किसकी चौकी हुआ करती है? तो डेनमार्क की चौकी हुआ करती है। गिरजाघर वगैरह बोल दिया जाएगा, अब ध्यान रखना है डेनमार्क का चौकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जंजीरा, उडुपी, ओरोविले और तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर हैं। तो पश्चिमी जो तट पर अवस्थित हैं वह जंजीरा और उडुपी। अब अगला देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में। यहाँ पर सागर पुलिन दे रखे हैं और यहाँ पर राज्य। तो दीघा पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में। मरीना बीच आपको पता ही होगा। फिर है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट बोला जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच को, मतलब तट को। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा और केप कोमेरिन के मध्य स्थित है। कृष्णा डेल्टा और केप कोमेरिन के मध्य में क्या स्थित है? कोरोमंडल तट। अब केप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी को कैप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे द्वीप समूह। पहले देखेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। शुरू करते हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पल्याड़ शिखर है, और जिसे बोला जाता है सैंडल पीक स्थित है। ये तो ये किसमें है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। रट लेना है इसे, उत्तरी अंडमान में। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 220 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 220 है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ये करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। अंडमान और निकोबार को ये अलग करता है। अगला 10 अंश जलमार्ग, ये 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अंडमान और निकोबार को अलग कर दिया जाता है, अंडमान और निकोबार को। फिर बेरेन द्वीप अवस्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अब भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है उसको बोला जाता है कोंकण तट। ये सारा मैंने मैप में बता रखा है पहले, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वह जा करके देख सकते हो। फिर भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, तो वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी से बना है, वो है बैरन द्वीप। फिर है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा है आपका पुलिकट झील के समीप। फिर है राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से। ये धनुषकोडी से शुरू होता है राम सेतु ब्रिज। ये राम सेतु इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मूवी भी आई थी, तो शायद ये दोबारा से इसे पूछ लें। अब हम पढ़ेंगे अरब सागर के द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरब सागर में है, स्थित है अरब सागर में। फिर है भारत का प्रवाल द्वीप, जिसे प्रवाल द्वीप बोला जाता है, वो है लक्षद्वीप। फिर लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, ये कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम भारत। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का। अभी हमने देखा प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप, फिर प्रवाल उत्पत्ति का। अब लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। भटकल, अरनाला, मिनिकॉय और हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है। तो सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में कौन आता है? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप सबसे दूर है। फिर भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप जो है उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाता है रामेश्वरम। जो भारत और श्रीलंका के मध्य में है उसको रामेश्वरम द्वीप बोला जाता है। फिर एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो यह है मुंबई। मुंबई नगर जो है आपका द्वीप पर निर्मित हो रखा है। अब भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेत। सालसेत द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अब यहाँ पर मिलान करने हैं, द्वीप है और अवस्थिति है। तो वेयंत शयोधर ये कच्छ की खाड़ी में है। पिरम खंबात की खाड़ी। द्वारका अरब सागर तट पर। द्वीप है आपका काठियावाड़ तट पर, काठियावाड़ तट पर। तो ये भी आपको रट लेने हैं। अब कोरी क्रीक या निवेशिका स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में। फिर सर क्रीक विवाद, जो सर क्रीक विवाद आमतौर पर रहता है वो भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य है। अब हम शुरू करेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको अगली वीडियो में करेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।